बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज हम पुर्तगाल के मुतालिक डिटेल्स कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पुर्तगाल जो लोग जाना चाहते हैं उसमें एक D7 वीज़ा है जो कि परमानेंट, मतलब आपको रेजिडेंस परमिट, मतलब 2 साल के लिए कम से कम अप्लाई होता है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा और पुर्तगाल का इस D7 वीज़ा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बाद इसकी डिटेल्स और कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, आपकी फैमिली रियूनियन उसमें कैसे होगी, फैमिली मेंबर्स आप ले जा सकते हैं, कैसे कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्या एक्सपेंसेस आते हैं पुर्तगाल में, ये सारी डिटेल्स आज आपको हम शेयर करेंगे। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर बैठे उसको ऑनलाइन या एम्बेसी के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें आपकी वर्किंग और बिजनेस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो पुर्तगाल का जो वीज़ा है इसको पैसिव इनकम या रिटायरमेंट वीज़ा भी कहा जाता है। अब उसका मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव इनकम कैसे, कि जो भी आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, तो उसमें इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट ये है कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क और या बिजनेस अपना करने की साथ ही इजाज़त मिल जाती है। आपको कोई अलहदा से, मतलब उसका कोई वर्क परमिट और इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं। D7 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ये 2 साल के लिए आपको मिलता है पहली दफा, मतलब आप 2 साल के लिए अगर आपको मिल जाता है नॉर्मली, अगर मतलब हम बात करें ना कि आपको पुर्तगाल का नॉर्मल वीजा अगर मिलता है तो वो होता है नॉर्मल विजिट वीजा का ही। उसकी कंडीशन ये होती है कि 6 माह के अंदर आप मैक्सिमम 90 डेज वहां पे स्टे कर सकते हैं उस वीजा के ऊपर, चाहे वो मल्टीपल एंट्री ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें यह है कि आप 2 साल लगातार वहां पे रह भी सकते हैं और इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंड भी हो जाता है और 5 साल बाद आप इसकी नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो आगे मैं डिटेल्स आपके साथ जो शेयर करता हूं कि ये तो था वो D7 वीज़ा के, इसके लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ें, ये थी उसकी बेसिक डिटेल्स। अब इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर या मतलब कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर या कोई ऐसी को ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली अपनी पैसिव इनकम की बेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो रेजिडेंस परमिट है उसकी सबसे बड़ी जो है कि ये कि आप काम भी जो मर्जी चाहे कर सकते हो और ट्रैवल भी पूरे शेंजन के 26 कंट्रीज में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके बाद आ जाती है जी कि अब इसमें कौन कौन से मतलब जो बेनिफिट्स हैं ना, मैं सबसे पहले आपको D7 के बेनिफिट्स आपको क्लियर करता हूं। अब इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है ना वो सबसे ज्यादा है। मतलब मिसाल के तौर पे मैक्सिमम है, नॉर्मली अगर हम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो विजिट के लिए, तो वहाँ जाके हम रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं ईच एंड एवरी। इसमें रेजिडेंस परमिट आपको साथ ही अप्लाई आपका हो जाता है, जिसकी नॉर्मल फ़ी है वो 90 यूरोज़ है, 95 यूरोज़ है। और जो इसका D7 की जो फ़ी है वो 75 यूरो। ये आगे मैं आपको चल के सारी डिटेल्स भी बता दूंगा इसकी। तो इसका क्या होता है कि वहां पे आप 2 साल कंप्लीटली वहां पे रह सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी आपको मिल जाती है। आप काम करने के लिए फ्री है वहां पे। मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर बाउंड है कि आपने जनाब ये काम नहीं कर सकते या जॉब नहीं कर सकते। नॉर्मली जैसे हम तुर्की के TRC की बात करते हैं तो TRC तो मिल जाता है, लेकिन उस TRC पे हम जॉब नहीं कर सकते लीगली। तो यहां पे ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को वहां पे मतलब टेक केयर भी करने के लिए हो जाता है। अब आ जाता है जी कि ये अब मतलब फैमिली तो चली गई, अब इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। अगला स्टेप है हमारा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कारोबारी हजरात जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अपना कारोबार है और उसकी उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। नॉर्मली जैसे वो हर बंदे के लिए आपको पता है कि सारी जो भी रूटीन में चलती है। दूसरा, रिटायरमेंट, जो लोग रिटायर्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी पेंशन, उनकी जाहिर बात है उनकी भी पेंशन होती है तो वो पैसिव इनकम आ रही होती है।
या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो अपना ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, या अपना उनका ज़ाती कोई ऐसा काम है जिससे वो अपनी रेगुलर इनकम शो कर सकते हैं। इनकम कितनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए इनकम जो है पर पर्सन जो है ना, आपको चाहिए 760 यूरोस। मतलब अगर मैं अपने लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे 760 यूरो पर मंथ की इनकम मुझे शो करनी पड़ेगी जी, कि मेरे पास ये आ रही है और मैं इसको अवेल कर सकता हूं, ताकि जो वहां के एक्सपेंसेस देखे ना, इस पे ये आपको जॉब लेटर तो नहीं साथ मांगा जा रहा ना आपसे। तो आपका जब जॉब लेटर नहीं मांगा जा रहा तो डेफिनेटली दे विल हैव टू आस्क यू हाउ यू आर गोइंग टू bear your expenses while living in Portugal at that time. So आपको वो पैसिव इनकम वो कौन सी हो सकती है? आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो सेविंग अकाउंट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहीं पे आपके कोई मतलब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड है जिस कंपनी की स्टेटमेंट है तो वो भी हो सकती है। सो बहुत सी चीजें आप इसमें शो कर सकते हैं। ऑल दे नीड अ लीगल सोर्स ऑफ इनकम अमाउंट मैक्सिमम मिनिमम अप टू 760 यूरो। इससे ज्यादा हो जाए तो दी बेस्ट है। अगर आप अपनी वाइफ को साथ लेकर जा रहे हो, मिसाल के तौर पे वाइफ जा रही है तो हस्बैंड को साथ लेकर जा रही है, तो उसका एडिशनल 380 यूरो आपको एक्स्ट्रा साथ शो करना होगा कि जी 380 यूरो मैं 760 वो हो गया, 380 ये हम कुल मिला के जी इतना एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। सो मेरी वाइफ या वो साथ, और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए आपको 228 यूरोज मैक्स एक्स्ट्रा हर बच्चे की, वो भी मतलब साथ एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे कि जी मैं इस हिसाब से। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने 3 लोगों ने अप्लाई करना है तो टोटल इनको जमा करेंगे, अगर 5 है तो हर बच्चे के ऊपर आप ऐड करते जाएंगे उतनी अमाउंट 228 की जो टोटल अमाउंट बनती है, उस अमाउंट के बराबर आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना है बैंक स्टेटमेंट की सूरत में। तो वहां पे जब ये आप शो कर देते हैं, उसके बाद आपका वीजे की एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो गए हैं, अब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए। इसका और बड़ा बेनिफिट है पुर्तगाल का जी, 2 साल मतलब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 2 साल के लिए मुझे D7 मिल गया, और उसके बाद मेरा वहाँ पे स्टे है, मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर इनकम भी शो कर रहा हूँ, और मैंने कोई भी लॉ नहीं तोड़ा और प्रॉपरली मैं वहाँ पे रेजिडेंट हूँ, तो मैं अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन अप्लाई करूँगा, तो वो भी एक्सटेंड हो जाती है वहीं पे रहते हुए, आपको वहाँ से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, रेगुलर रेजिडेंस आपकी हो जाती है। हेल्थ केयर का बड़ा बेनिफिट है इसमें। D7 में आपको जो हेल्थ केयर मिलती है ना पुर्तगाल की, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे जाहिर बात है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छे मतलब ना ये हेल्थ केयर को किया गया। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अंडर 12 ईयर एज एंड अबव 65 ईयर एज के जो भी लोग होंगे आपके साथ हैं या डिपेंडेंट हैं या D7 पे गए हुए हैं, तो उनकी मेडिकल हेल्थ केयर फ्री है। और जो लोग इनके बिटवीन में आते हैं, 12 से 65 के दरमियान में है, उनके लिए एक सब्सिडाइज एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है गवर्नमेंट ने, जो आपको एक SMS के थ्रू आपको उसकी डिटेल भी मिल जाती है। वहां पे आप अप्लाई करते हैं तो जी आपको वहां पे SMS के जरिए आपको मिल जाता है कि ये सब्सिडी गवर्नमेंट देगी और ये आपको एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ेंगे ड्यू टू एनी मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा जी, इसके बाद वहां पे मतलब आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं वहां पे, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल टाइम ये D7 वीजा आपको बड़ा बेनिफिट देता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये ऑलरेडी बता दिया। रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी? सबसे पहला तो आपका सोर्स ऑफ इनकम 760 यूरो का जो मैंने बताया है पर पर्सन, और आगे फिर आगे डिपेंडेंट्स है उसके हिसाब से उतना टोटल, ये सोर्स ऑफ प्रॉपर इनकम शो करना होगा आपको। साथ आपका होगा जी अकोमोडेशन इन पुर्तगाल। आपने कोई स्टे जब करना है तो अपनी अकोमोडेशन शो करवानी है। मिसाल के तौर पे वहां पे कोई रेंटल एग्रीमेंट आपने किया है ऑनलाइन, आप कोई अपार्टमेंट है उसका एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपको रेंटल एग्रीमेंट साथ लगाना पड़ेगा। या अगर आपका कोई दोस्त है वहां पे, कोई रिश्तेदार है वहां पे, तो उसका वो कंसेंट फॉर्म लगाना पड़ेगा कि आई एम एबल टू अकोमोडेट हिम विद मी। तो ये अगर यहाँ पे आते हैं तो उनकी रेजिडेंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये शो करनी। अगर ये भी नहीं है तो फिर कम से कम आपको ये प्रूफ शो करना पड़ेगा कि मैं वहां पे रेजिडेंस के लिए सर्च आउट कर रहा हूं और हो सकता है कि मुझे कोई जैसे ही मिलती है तो मैं वहां पे शिफ्ट कर जाऊंगा। मिसाल के तौर पे आप Booking.com है, मतलब साइट्स हैं, वहां पे रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह
मिल जाते हैं, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी डिटेल लगा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए 1 साल की मिनिमम, और उसके बाद एक्सटेंडेबल होगी। ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको वो लेनी होगी, वो साथ चलेगी। और दूसरा होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आपने कोई रूल नहीं तोड़ा, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। ये 4 चीज़ें होगी और बाकी आपका पासपोर्ट है। वीज़ा फी है वो है तकरीबन D7 के लिए 80 यूरोज पाकिस्तान में है, जो 80 यूरोज। और जो आपके जो बिलो 12 ईयर्स हैं और या जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी 40 यूरोज होगी, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं। तो इनसे नीचे जो होगा, मतलब बिलो 6 मंथ्स जो भी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका वीज़ा फ्री हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये आप क्या करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद आपने पाकिस्तान की जो है ना ये एम्बेसी है ऑनलाइन, इनकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ओपन है वो है islamabad.mbaixada.portugal.mne.gov.pt। ये वेबसाइट है। वहां पे आपने क्या करना है जी कि यहाँ पे आपने उनका एक ईमेल एड्रेस है, वहां पे आपने ईमेल करने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा प्रोसीजर लिखा हुआ वैसे ऑलरेडी। तो आपने वहां पे क्लिक करना है, आपको वहां पे ईमेल एड्रेस दिया जाएगा। उस ईमेल एड्रेस पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, मिसाल के तौर पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आपसे रब्ता हो सके, तो आपने सेंड करना है। वो आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट देंगे। जब अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहां पे जाके सबमिट करेंगे वाया, हो सकता है कि जेरीज के थ्रू भी आपको हो, वाया जेरी भी आपको अगर कॉल किया जाता तो वो सारी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के तकरीबन कुछ महीनों में, ये फौरन नहीं लगता, लेकिन कुछ महीनों में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी। ये जो अब इस वेबसाइट का जो कॉन्सुलेट का लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पुर्तगाल में इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर लोग हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो समझ लें आपके लिए D7 एक कहते हैं हेवन ऑन द अर्थ अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि D7 जैसे ही आपको मिलता है, आप पुर्तगाल पूरे का पूरा तो फिर सकते हैं, लीगली घूम सकते हैं, सारा आप उसकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 26 कंट्रीज ऑफ शेंजन भी आप विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, बॉर्डर चेक्स और ईच एंड एवरीथिंग, आपने जस्ट अपना वो D7 वीज़ा शो करना और आप उस कंट्री में एंटर होके वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जॉब्स तक वहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मुझे नज़र आ रही हो यहाँ पे कि यूरोप में लोग जो जा रहे हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे जाएं। तो D7 वीज़ा उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आजकल इसकी बहुत डिमांड है। तो आप कोशिश करें कि अगर इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। इस सारी डिटेल्स के साथ हमें दें, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।